आज हम बात करने वाले वर्नर सिद्धांत के बारे में। देखो, बेसिकली वर्नर एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने उपसहसयोजी यौगिक को बेहतर तरीके से समझाने के लिए क्या दिया, अपना एक सिद्धांत दिया कि उपसहसयोजी यौगिकों का निर्माण कैसे हुआ, किस प्रकार से यहाँ पर संयोजकता पाई जाती है, वो बताया कि जो आपका उपसहसयोजी यौगिक होता है, जैसे कि ये वाला उपसहसयोजी है K4FeCN6, तो इसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसकी कितनी प्रकार की संयोजकता पाई जाती, इन्होंने खासकर अपने सिद्धांत द्वारा ये बताया ये केंद्रीय धातु परमाणु की कितनी प्रकार की संयोजकता पाई जाती है। इस सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में। हाँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है जो कि अक्सर पूछा जाता है या सीधे सीधे सिद्धांत पूछ लिया जाता है। हाँ, और ये सिद्धांत क्या बताता है हमें कि उपसहसयोजी यौगिकों का निर्माण किस प्रकार हुआ था और किस प्रकार हमें जानकारी मिलती कि उपसहसयोजी यौगिक नाम की भी चीज मार्केट में है। हाँ, देखो, पहला यौगिक ले लेते हैं आपका COCl3 6NH3, ये आपका पहला यौगिक है। हाँ, फिर दूसरा ले लेते हैं आपका COCl3 इंटू 5NH3, कितना ले लेते हैं 5NH3। इसके बाद उन्होंने तीसरा यौगिक लिया COCl3 4NH3। इस प्रकार से उन्होंने क्या लिया, तीन यौगिक लिया। इस प्रकार से यदि तीन यौगिकों COCl3 6NH3, COCl3 5NH3, COCl3 4NH3 इस प्रकार के यौगिक लिया, तो बताओ आप यदि इससे क्या एक्सपेक्ट करते हो, ये जो आपका यौगिक है इससे आप क्या चाहते हो, इससे आप यही चाहते हो कि यहां से मुझे कितना Cl मिल जाए, 3 Cl मिल जाए। कितना Cl मिल जाए, 3 Cl मिल जाए। यहां से भी कितना चाहते हो, 3 Cl। हम ऐसा सोचेंगे कि नहीं, यहां से यदि आप कोई भी यौगिक मिलाते तो हमें कितना Cl दे देगा, 3 Cl दे देगा। यहां से भी हम सोच सकते कि हमें कितना Cl दे देगा, 3 Cl। जैसे कि यदि लिखा है KCl3, लिखा है KCl3, इसका मतलब जो हमारा ये वाला यौगिक है कितने Cl दे सकता है, 3 Cl दे सकता है। तो वैसे ही हमने सोचे कि ये वाला यौगिक की अभिक्रिया यदि हम किसी से कराते हैं तो ये हमें कितना Cl देगा, 3 Cl देगा। ये भी 3 Cl देगा। देखो ना, लगी 3 Cl है तो 3 Cl देगा, 3 Cl है तो 3 Cl देगा। मतलब कि यदि मैं इसकी अभिक्रिया AgNO3 से कराता हूं, किससे कराता हूं, AgNO3 से कराता हूं। किससे कराता हूं, AgNO3 से कराता हूं। तो बेसिकली बताओ आपका जो AgNO3 किस में टूटता है, Ag प्लस में और NO3 माइनस में। किस में टूटता है, Ag प्लस में NO3 माइनस में। तो बताओ ये वाला जो Ag प्लस है वो किसके साथ अभिक्रिया करेगा, इस Cl के साथ अभिक्रिया करेगा। तो बताओ यदि ये वाला Ag प्लस 3 Cl के साथ करेगा तो हमें कितने मोल AgCl मिलेंगे, 3 मोल AgCl मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 3 मोल AgCl मिलेंगे। यहां पर भी कितने मोल NaCl मिलेंगे, 3 मोल AgCl। सॉरी, कितने मिलेंगे, 3 मोल AgCl। यहां पर भी कितने मिलना चाहिए, 3 मोल AgCl। देखो, सबसे पहले समझो हम कर क्या रहे, आपके 3 यौगिक लिए इस प्रकार से। अब हमने तीनों से सोची कि नहीं, इसमें 3 Cl है, मतलब ये हमें 3 Cl दे सकता है, ये भी हमें 3 Cl दे सकता है, ये भी हमें 3 Cl दे सकता है। तो हमने सोचा कि यदि 3 Cl दे सकता है तो यदि मैं इसमें AgNO3 मिलाता हूं तो ये Ag प्लस में टूटेगा। तो Ag प्लस 3 Cl से क्रिया करके क्या मरेगा, 3 मोल AgCl। यहाँ पे भी 3 मोल AgCl प्राप्त होगा, यहाँ पर भी हमें कितना मोल AgCl प्राप्त होगा, 3 मोल AgCl प्राप्त होगा। लेकिन ये हमारी अपेक्षा थी कि हमें इतना मिलना चाहिए, लेकिन वास्तव में मिलता कितना है, वास्तव में यहाँ पर हमें 3 मोल मिलना चाहिए था और 3 मोल AgCl ही मिलता है। कितने मोल AgCl मिलते हैं, 3 मोल ही AgCl मिलते हैं। यहाँ पर हम क्या सोचे थे, 3 मोल AgCl मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितने मिलते हैं, 2 मोल AgCl मिलते हैं। कितने मोल AgCl मिलते हैं, 2 मोल AgCl मिलते हैं। यहाँ पर हम सोच रहे थे कि हमने यौगिक को देख के सोच रहे कि नहीं, हमें 3 Cl देगा, AgNO3 से अभिक्रिया कराएंगे तो एक Ag मतलब 3 Ag 3 Cl से अभिक्रिया करके 3 मोल AgCl देगा। लेकिन वास्तव में हमें क्या देखने मिलता है कि यहाँ पर केवल 1 मोल AgCl मिलता है। हमें कितने मोल AgCl मिलते हैं, 1 मोल AgCl। तो हम अपेक्षा क्या कर रहे थे कि हमें 3 Cl देगा, 3 मोल AgCl मिलेगा। ये भी 3 Cl देगा जिसका 3 मोल AgCl मिलेगा। ये भी आपके कितने Cl देगा, 3 Cl देगा, जिसके कारण ये 3 मोल AgCl मिलेगा। लेकिन वास्तव में क्या होता है, ये 3 मोल देता है, जो हमें सोचे थे वही हुआ। लेकिन ये कितना देता है, 2 मोल AgCl देता है। ये भी कितना देता है, 1 मोल AgCl देता है। अब जैसे हमें आप इस चीज का कारण ढूंढने निकलेंगे वैसे आपको समझ में आ जाएंगे उपसहसयोजी यौगिकों की खोज हुई कैसे, बेसिकली कि उपसहसयोजी यौगिक नाम की चीज मार्केट में है भी, उसका पता कैसे चला वो हमें इस उदाहरण के थ्रू समझ में आएगा। यदि आप इसका कारण ढूंढने निकलते हो तो हम सोच रहे थे 3 मोल 3 मोल 3 मोल, लेकिन यहाँ 3 मोल मिला, समझ गए। लेकिन यहाँ पर 2 मोल क्यों मिल रहा है, जब आपको 3 Cl मिल रहे तो मतलब ये भी Cl कितने मिल रहे थे, 2 Cl मिल रहे थे यहाँ पर भी, तभी तो 2 मोल Cl मिलेंगे, 2 Cl मिलेंगे, तब यहाँ पर 2 मोल AgCl बनेगा और यहाँ पर भी 2 मोल AgCl मिलेगा।
है ना, मतलब कि यहाँ पर हमें 2 Cl मिल रहा था, यहाँ पर 1 मोल AgCl मिल रहा है, मतलब यहाँ पर भी हमें 1 Cl मिल रहा होगा। तो ऐसा क्या है कि ये 3 Cl दे रहा है, ये भाईजान 2 ही दे रहे हैं, ये भाईजान 1 ही दे रहे हैं, जबकि है तो सब में 3 3 ही। तो उसका जैसे आप कारण ढूंढने निकलोगे ना, तो आप उपसहसयोजी यौगिक को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। हाँ, तो देखो बेसिकली हम क्या देखते हैं, इन तीनों यौगिकों की संरचना देखते हैं। देखो बेसिकली जो आपका कोबाल्ट है, ये क्या आपकी धातु है। कोबाल्ट क्या है, धातु है, मतलब कि आप इसे केंद्रीय धातु परमाणु की तरह रख सकते हो, रख सकते हो। अब बेसिकली याद रखना, जो कोबाल्ट की भूख होती है, कोबाल्ट की जो भूख होती है वो 6 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की होती है। कितने की होती है, 6 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की होती है। तो इसे 6 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म चाहिए, तुम चाहे कैसे भी दो, है ना। तो देखो यहाँ पर कितने NH3 है, 6 NH3 है। देखो यहाँ पर आपका Cl भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, और आपका NH3 भी क्या दे सकता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, दे सकता है। तो बेसिकली आपका इसे कितने की भूख है, 6 की भूख है। तो क्या करेगा, ये एक NH3 आएगा, दे देगा, दूसरा NH3 आएगा, वो भी दे देगा, तीसरा NH3 आएगा, वो भी दे देगा, चौथा आएगा, वो भी दे देगा। इसे कितने की भूख थी, 6 की थी, अभी कितने मिले, 4। देखो इस प्रकार से जो आपका बना है, इसे क्या कहते हैं, वर्गाकार। क्या कहते हैं, वर्गाकार। अब जो पांचवा होगा वो ऊपर से देने आएगा, NH3, पांचवा NH3, 6 NH3 तो, और जो छठा है वो कहां से आएगा, नीचे से। ये कैसा है, बीच में आपका ये है कोबाल्ट, एक NH3, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये छठा ऐसे नीचे से आ रहा है, ये ऊपर से आ रहा है। तो इस प्रकार से संरचना बन गई। कोबाल्ट बीच में 6 की इसकी भूख रहती है, इसे 6 एकाकी इलेक्ट्रॉन देने वाले चाहिए। एक NH3 कितने दे सकता है, 1 एकाकी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो 6 NH3 कितने देंगे, 6 एकाकी इलेक्ट्रॉन दे देंगे। और इस प्रकार से आपकी क्या बन गई, आपकी संरचना बन गई। क्या बन गई, बेसिकली संरचना बन गई। अब इस पर हमने सोचे कि यहाँ पर अब क्या लगा दिया हमने, इस प्रकार से एक ब्रैकेट लगा दी। क्या लगा दी, इस प्रकार से ब्रैकेट लगा दिए। अब देखो जो आपका CO रहता है, उस पर जो आवेश रहता है वो कितना रहता है, +3 रहता है। कितना रहता है, +3 रहता है। तो बेसिकली इसका +3 है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, +3 होगा। क्यों, क्योंकि इसका भी आवेश 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, 0 है। तो 3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3+ आ जाएगा। अब यदि 3+ आ गया तो इसे संभालने के लिए कितने Cl चाहिए, 3 Cl चाहिए, क्योंकि एक Cl पे -1 तो 3 पे -3। तो इसे समझाने के लिए क्या आ जाएगा, Cl3 आ जाता है। तो ये वाला जो यौगिक है वास्तव में वो ऐसा दिखाई देता है। कैसा देता है, वास्तव में ऐसा दिखाई देता है। अब बेसिकली अब बताओ, यदि हम इसमें AgNO3 मिलाएंगे तो बताओ, ये वाला Cl तो निकल सकता है बाहर, ये वाला Cl यौगिक कर सकता है, लेकिन इसके अंदर के नहीं कर सकते। हमने सीखे है कि इस वर्गाकार भाग के अंदर जो भी चीज रहती है वो निकल नहीं सकती बाहर, लेकिन जो बाहर है वो तो बाहर निकल सकता है। इसी कारण जब यहाँ पर हम AgNO3 से किसकी अभिक्रिया कराते हैं, इस Cl3 की अभिक्रिया कराते हैं, तो हम सोच रहे थे कि नहीं 3 मोल AgCl मिलना चाहिए, और हमें मिला भी कितना मोल, 3 मोल AgCl ही मिला। कितना मिला, 3 मोल AgCl ही मिला। तो इसकी बात समझ में आई, क्यों मिला था वहां पर 3 मोल AgCl। हाँ, अब बात आती सेकंड पे। देखो सेकंड पे आपके NH3 कितने हैं, 5 है। कितने NH3 है, 5 NH3 है। तो यहाँ पर अब जो आपका एक NH3 हटा देते हैं। अब बताओ बेसिकली इसकी भूख कितने की है, इसकी भूख है 6 की, इसकी भूख है 6 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की। यहाँ पर आपके कितने NH3 है, 5 ही NH3 है। तो ये 5 NH3 तो 5 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे देंगे, लेकिन एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म तो नहीं दे पाएगा। तो बेसिकली ये जो Cl है, 3 Cl है ना, तो इसमें से एक Cl आता है और वो क्या कर देता है, अपना एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे देता है। इसकी भूख 6 की थी, तुम 6 कैसे भी पूरी करो, लेकिन करो पूरी। तो 5 NH3 ने 5 एकाकी इलेक्ट्रॉन की भूख पूरी कर दी, और इस एक Cl ने एक एकाकी इलेक्ट्रॉन की भूख पूरी कर दी। तो इस प्रकार से इसकी भूख पूरी तरह से पूरी हो गई। अब बताओ इस पे आवेश कितना है आपका, 3+, इसका 0 0 0 0 0 -1, +3 -1 +2, इसके ऊपर कौन सा आ जाएगा, +2। अब यदि इसके ऊपर +2 है तो इसे संभालने के लिए कितने Cl लगेंगे, 2 Cl लगेंगे। कितने Cl लगेंगे, 2 Cl। इसी कारण इस यौगिक में 3 Cl होने के बावजूद भी ये क्यों नहीं दे रहा था हमें 3 मोल AgCl, क्योंकि एक तो अंदर ही है ना, वो तो बाहर ही नहीं निकल सकता। तो यहां से थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया था कि नहीं उपसहसयोजी यौगिक जैसी कोई चीज पाई जाती है। इसलिए यहां जब हम AgNO3 से अभिक्रिया कराते ना, तो यहां से ये वाला Cl तो निकल सकता, 2 ही Cl निकलते, तो हमें कितने मोल AgCl प्राप्त होते, 2 मोल AgCl प्राप्त होते। तो थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, सब में 3 Cl है फिर भी, क्योंकि यहाँ पर तीनों Cl बाहर थे, यहाँ पर एक Cl अंदर था। अब बेसिकली यदि हम इसकी बात करें तो बेसिकली
यहाँ पर इसको भी हटा देते हैं। हाँ बताओ, CO की भूख कितने की, 6 की भूख है, तो ये NH3 4 ही है, तो 1 2 3 4 4 NH3 4 एकाकी इलेक्ट्रॉन की भूख पूरी कर देंगे, और आपका बच जाएगा 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन की भूख। वो कौन पूरी कर देंगे, जो 3 Cl है, इसमें से जो 2 Cl है वो पूरी कर देते हैं। हाँ तो बताओ 2 Cl तो यहाँ पर होगा, कितने Cl बचे, एक ही Cl बचा। अब बताओ इसका प्लस का 3 है, 0 0 0 0 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 2 प्लस का 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका प्लस का 1। अब यदि यहाँ पर प्लस का 1 आ गया तो इसे संतुलित करने के लिए एक Cl चाहिए। इसी कारण ये वाला जो यौगिक है, जो हमें लग रहा था कि नहीं ये 3 Cl हमें 3 मोल HCl दे देगा, वास्तव में वो ऐसा दिखता है। ये क्या दो बाहर निकल सकते, नहीं निकल सकते। इसलिए जब हम इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं, AgNO3 की कराते हैं, तो Ag केवल इसी Cl से अभिक्रिया कर पाता है और 1 ही मोल AgCl देता है। तो यहां से हमें पूरी तरह से समझ में आ गया कि नहीं उपसहसयोजी यौगिक नाम की चीज मार्केट में पाई जाती है। हाँ बेसिकली ये जो टॉपिक है ना सबसे पहले पढ़ा जाता है। इस चैप्टर को यदि स्टार्ट करें तो सबसे पहले टॉपिक पढ़ा जाता है, लेकिन उससे अंडरस्टैंडिंग बहुत कम आती है। पता कैसे कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 कैसे आई, पहली बात। दूसरी कि ये 6 को क्यों ग्रहण करता है, आवेश कितना होगा, बच्चों को यही समझ नहीं आता। इसलिए टॉपिक थोड़ा बाद में पढ़ा जाता है ताकि बच्चा उपसहसयोजी संख्या सीख ले, ये निकालना सीख ले, इस कारण। तो इन तीनों एग्जाम्पल से हमें समझ में आ गया कि नहीं उपसहसयोजी यौगिक नाम की भी कोई चीज दुनिया में मौजूद है। आई इतनी बात समझ में, ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पर 3 ही मोल HCl क्यों मिल रहा है, क्योंकि तीनों Cl बाहर है। यहाँ पर 2 ही क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपके 2 Cl बाहर है, 1 Cl अंदर है। यहाँ पर 1 ही मोल क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 Cl यहाँ 2 के 2 Cl अंदर है जबकि 1 Cl बाहर है, इसलिए यहाँ पर 1 मोल HCl। तो इस प्रकार से समझ में आ गया कि उपसहसयोजी यौगिक नाम की कोई चीज पाई जाती। जब एग्जाम में लिखोगे ना तो ये वाला एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा एग्जाम में। अब बेसिकली उन्होंने इस उदाहरण के द्वारा एक अपना सिद्धांत दिया, उसे हम क्या कहते हैं, वर्नर सिद्धांत। वर्नर नामक वैज्ञानिक इस एग्जाम्पल को करने के बाद, इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद क्या दिया, एक सिद्धांत दिया जिसे वर्नर सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने कहा कि बेसिकली जो आपका उपसहसयोजी यौगिक होता है उसमें 2 प्रकार की संयोजकताएं पाई जाती है। कितने प्रकार की, उपसहसयोजी यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसकी 2 प्रकार की संयोजकता पाई जाती है। बेसिकली एक होती है प्राथमिक संयोजकता, क्या होती है, प्राथमिक संयोजकता। एक होती है आपकी द्वितीयक संयोजकता, क्या होती है बेसिकली, द्वितीयक संयोजकता। तो इन्होंने कहा वर्नर ने कि आपका कोई भी उपसहसयोजी यौगिक हो उसकी 2 प्रकार की संयोजकता पाई जाती है, पहली प्राथमिक संयोजकता और दूसरी द्वितीयक संयोजकता। अब समझो प्राथमिक संयोजकता उन्होंने किसे कहे, द्वितीयक संयोजकता किसे कहे। हमेशा याद रखना केंद्रीय धातु परमाणु की जो भी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, केंद्रीय धातु परमाणु की जो भी ऑक्सीकरण अवस्था होती है वही क्या होती है, उसकी उपसंयोजन संख्या। मतलब केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी प्राथमिक संयोजकता कहलाती है। जैसे कि यदि मैं बात करूं आपका FeCl3, इसके ऊपर क्या रहता है, -3, मतलब इसके ऊपर कितना रहेगा, +3, मतलब यहां पर इसकी प्राथमिक संयोजकता क्या हो गई, +3। कितनी हो गई, +3 या 3 भी बोल सकते हो। जैसे कि मैं मान लेता हूं FeCl2, यहां पर कितना रहेगा, -2, तो इसके ऊपर +2। तो बताओ आपका धातु परमाणु वही है लेकिन ऑक्सीकरण अवस्था अलग अलग है, मतलब कि प्राथमिक संयोजकता अलग अलग है। तो हमेशा रखना प्राथमिक संयोजकता बदल सकती है, प्राथमिक संयोजकता बदल सकती है, प्राथमिक संयोजकता बदल सकती है। लेकिन द्वितीयक संयोजकता क्या होती है, द्वितीयक संयोजकता इन्होंने कहा कि एक केंद्रीय धातु परमाणु को जितने लोग इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, जितना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वो ग्रहण करता है वही क्या कहलाती है, उसकी द्वितीयक संयोजकता। देखो कोबाल्ट की क्या है, 6 एकाकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहे कोई भी 2, लेकिन 2 6, मतलब कि ये तो फिक्स ही है। तो द्वितीयक संयोजकता याद रखना हमेशा फिक्स रहती है, लेकिन प्राथमिक संयोजकता बदलते रहती है। बताओ यहां पर कितनी है, +3 है, हालांकि सब में +3 थी, यहां पर देखो +3 है, यहां पर +2 हो गई। मतलब कि ऑक्सीकरण अवस्था बदलती रहती है जिसके कारण प्राथमिक संयोजकता भी बदलती रहती है, लेकिन द्वितीयक संयोजकता फिक्स रहती है। क्या रहती है, फिक्स रहती है आपका। इसलिए वर्नर ने यह कहा कि उपसहसयोजी यौगिकों में 2 प्रकार की संयोजकता पाई जाती है, पहली प्राथमिक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता क्या कहा उन्होंने, केंद्रीय धातु परमाणु की जो भी ऑक्सीकरण अवस्था होती है वही क्या कहलाती है, प्राथमिक संयोजकता। और आपकी केंद्रीय धातु परमाणु जितने एकाकी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वही क्या कहलाता है, आपका द्वितीयक संयोजकता। क्या कहलाती है, द्वितीयक संयोजकता। और इन्होंने उपसहसयोजी यौगिक की परिभाषा भी दी। क्या परिभाषा दी, इन्होंने दिए कि केंद्रीय धातु परमाणु जब या तो उदासीन अणु, NH3 क्या है, उदासीन अणु है, अभी लिगैंड का नाम नहीं आया था, उदासीन अणु है, ये क्या है आपका
ऋणावेशित अणु है। क्या आपको धनावेशित अणु मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली जब केंद्रीय धातु परमाणु को उदासीन अणु या ऋणावेशित अणु घेरे हुए रहते हैं और एक बंध बनाते हैं तो उस यौगिक को क्या कहते हैं? उपसहसंयोजी यौगिक कहते हैं। हमेशा याद रखना ये बात अब भी सही है, उस टाइम पे भी सही थी। हमेशा या तो उदासीन अणु मिलेगा यहाँ पर या ऋणावेशित, धनावेशित अणु मिलने नहीं वाला। तो इस प्रकार से ये क्या था इनका वर्नर सिद्धांत। हमेशा एक बात याद रखना, ये जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो कैसी होती है? आयनीय होती है। कैसी होती है? आयनीय। देखो प्लस का 3 प्लस का 2, प्राथमिक संयोजकता हमेशा आयनीय होती है 3+। जबकि जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो क्या होती है? जितने एकाकी इलेक्ट्रॉन, जितने लोग एकाकी इलेक्ट्रॉन वो प्रदान करते हैं, 6 लोग एकाकी इलेक्ट्रॉन में प्रदान करें मतलब उपसंयोजक संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। इसी कारण जो आपकी द्वितीयक संयोजकता है वो अनआयनीय होती है, जबकि जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो कैसी होती है? आयनीय होती है।